आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 30 साल में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चंस यूपी पीएससी के सभी एग्जाम के लिए। फिर चाहे पीसीएस हो तो 12 प्रश्न आएंगे बायोलॉजी से, आरओ में 7 से 8 प्रश्न और यूपी ट्रिपल एससी में 5 से 7 प्रश्न। यानी 80% प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। ये 6 से 7 वीडियो जो 30 साल के प्रश्नों की हैं, यहीं से आपको 80% प्रश्न मिल जाएगा बायोलॉजी का। आपको पढ़ते समय 2 चीज़ याद रखनी है। पहला तो जब ये वीडियो पढ़ रहे होंगे तो ये मेन प्रश्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये व्याख्या है या एक्सप्लेनेशन पार्ट है। मैं हिंदी मीडियम दोनों इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी, जब आप यहाँ से पढ़ लें मुझसे तो टेस्ट देना मैंडेटरी है। टॉपर्स कोड पे जाइए, जो वीडियो भी आप देखें उसके जस्ट बाद टॉपर्स कोड पे उस टॉपिक को ज़रूर अटेम्प्ट करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बहुत हाई हो जाएगा कि अब आपसे प्रश्न गलत नहीं हो रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद दी सेम पॉइंट वेयर आई हैव एंडेड इन लास्ट वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ 120 तक कंप्लीट किया था। आज मैं पढ़ाऊँगा एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन सिस्टम। तो चलिए, सबसे पहला उत्सर्जन का मतलब फिल्टर उल्टर का प्रोसेस, जैसे वृक्क। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वृक्क को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं या फिर गुर्दा बोलते हैं। गुर्दा वृक्क किडनी एक ही चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? मैं बता दूं, बोमन कैप्सूल एक टाइप के कप टाइप का होता है। क्या होता है? कप टाइप का एक थैला होता है जो आदमी के वृक्क यानी गुर्दे में पाया जाता है। इसका काम क्या है? फिल्टर करना, रक्त के निस्पंदन, मतलब ब्लड का कोगुलेशन करता है, फिल्टर करके अलग कर देता है। तो याद रखिए, बोमन कैप्सूल इंसानों में पाया जाता है, गुर्दों में पाया जाता है। गुर्दा मतलब किडनी में, या इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। मदिरा से मूत्राधिक, जब आप दारू पी लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि दारू पीने के बाद तुरंत आदमी को वॉशरूम लगती है। अक्सर मैंने देख रखा, मैं आई एम नॉट ए ड्रिंकर बट 90% ऑफ माई फ्रेंड्स आर ड्रिंकर्स। तो मैं जब उन लोगों को देखता हूँ कि जब वो दारू पी लेते हैं तो तुरंत वॉशरूम लगातार जाने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है? ADH का कम श्रवण होना। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को, जो कि किडनी द्वारा जल के पुनः श्रवण को प्रेषित करता है, रोक देता है। मतलब देखिए, एक बार आपने सूसू किया, उसके बाद ये क्या करेगा? होल्ड कर लेगा जब तक कि इकट्ठा ना हो जाए थैली में। लेकिन जब ये ADH जो होता है, याद रखिएगा, ADH क्या काम करता है? ADH ही वो चीज़ है, अब ADH का श्रवण कम कर देता है। अल्कोहल जब ADH के स्तर को कम कर देगा तो क्या होगा? कोई चीज़ रुकेगी नहीं, वो लगातार सूसू आती रहेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ADH के वजह से, ADH का कम श्रवण होना। अगला, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो याद रखिए, रक्त में ब्लड की मात्रा को कंट्रोल करना इसका काम नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और आपको साथ ही साथ ये पता होना चाहिए, देखिए 2 बार आया है, PCS 2011 एंड अगेन इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2009 एंड 1997। गुर्दा मतलब वृक्क, वृक्क मतलब किडनी। किडनी का जो मेन काम है क्या है? ब्लड में हाइड्रोजन के pH को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, ब्लड में हाइड्रोजन के pH को कंट्रोल करता है, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगला, स्तनधारियों मतलब जितने मैमल्स या हम सब जो जितने हैं, उन सब में उपापचय क्रिया के दरमियान जितने फर्जी चीज़ होते हैं, जो कि अननेसेसरी चीज़ होते हैं, वो सूसू यानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। जितने भी अननेसेसरी आइटम ब्लड में हैं उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देना। रक्त में जल की मात्रा को कंट्रोल करना, ब्लड में वाटर की मात्रा को कंट्रोल करना, यूरिया को छानकर बाहर निकाल देना। ठीक, किडनी के द्वारा कैल्स्ट्रियोल इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स का श्रवण होता है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन चारों में से कोई एक आ जाए, या हो सकता है चारों को ऑप्शनल, केवल एक सही, 1 2 सही, 1 2 3 सही, या सारे सही, इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा। अगला जरा सा देख लीजिए, ये भी अगला प्रश्न भी 2008 के यूपी PCS का प्रश्न है। अगर कोई जो किडनी है वो दोषयुक्त हो जाए, मतलब किसी किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, दोषयुक्त किडनी वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। कैसे? परासरण द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? परासरण द्वारा। डायलिसिस, मतलब जो आपने अक्सर नाम सुना होगा डायलिसिस। याद रखिए, किडनी में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो डायलिसिस की जाती है, यानी ब्लड, मतलब किडनी का एक काम है रक्त को साफ करना, फिल्टर करना, उससे यूरिया बाहर निकाल देना, फर्जी इधर उधर के पदार्थ को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देना। जब वृक्क अपना काम नहीं कर पाता तो प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए डायलिसिस किया जाता है, ब्लड को बाहर निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है, ब्लड को वापस बॉडी में डाला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस।
वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है किससे? एडीएच से। किससे? एडीएच से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद रखिएगा, आपके यूरिन से जे कितना यूरिन निकलेगा, ये कैसे आपकी बॉडी से यूरिन कैसे कितना निकलेगा, ये मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया है। अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल होने की प्रॉब्लम आशंका ज़्यादा है? तो याद रखिए, अगर आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, इसका मतलब अब आपको किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपका किडनी फेल होने वाला है। मानव का मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण उत्सर्जी, देखिए नत्रजनी का मतलब दोज हु कैन कंट्रोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कंट्रोल करने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? यूरिया। और यूरिया कैसे निकलती है? जो किडनी होती है ना, वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया को, जो एक्सेस यूरिया है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। कौन? किडनी। तो याद रखिएगा, मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी क्या है? यूरिया, नाइट्रोजन, जिसमें नत्रजनी का मतलब जिसमें नाइट्रोजन है। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? तो याद रखिए 180 लीटर। एक आम आदमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक आम आदमी की जो किडनी है 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, छान देती है। ओहो। अगला प्रश्न, रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपदार्थों को छानने वाला कौन सा अंग है? गुर्दा। अब आपको समझ में आ गया, यूरिक एसिड हो चाहे यूरिया हो, इन सबको फिल्टर करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। ठीक, किडनी पे इफेक्ट आता है, किडनी का ही काम है यूरिया को निकालना। अगला, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखिए यूरोक्रोम की। मूत्र का जो रंग पीला होता है या यूरिन का जो कलर येलो होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। बीईओ 2019 का प्रश्न है ये, शरीर की सतह से सफ़ेद स्वेद या पसीना जो बहता है वो किस पर डिपेंड करता है? याद रखिएगा, केवल वातावरण के टेम्परेचर पर और वातावरण की नमी पर। बाहर देखिए, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा और नमी, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है आपका पसीना। ठीक, अगला चीज़, निम्न में से स्वेदन किस लिए इंपॉर्टेंट है? शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए क्या निकलता है? भाई, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी से क्या होता है? पसीना बहता है। आ जाइए अगला, शरीर में यूरिया कहाँ बनती है? ओह, शरीर में जो यूरिया बनती है, यूरिया एक ऑर्गेनिक एसिड है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जल में विलेय है। शरीर में यूरिया ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से लीवर में बनती है। यूरिया बनती कहाँ है? लीवर में, और गुर्दे से द्वारा बाहर निकलती है। याद रखिए, यूरिया बनेगी लीवर में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, और बाहर निकलेगी किडनी से। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? तो 1.5 लीटर के आसपास। ठीक, याद रखिए 24 घंटे में 1000 से 1800 ml यूरिन पास करता है। ठीक है ना। अगला, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? 66%। याद रखिएगा, जो वयस्क का मतलब 18 से लेकर के 40-45 तक वाले लोग होते हैं, उनमें 66% क्या होता है? जल प्रतिशत होता है। लंबे समय तक उपवास रखने से सबसे ज़्यादा किस पे फ़र्क पड़ता है? गुर्दे पर फ़र्क पड़ता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप उपवास रखेंगे तो आपका गुर्दा फिर इफेक्टेड हो जाएगा। अगला, जो किडनी काम करना कब बंद कर देती है? जब ब्लड में नाइट्रोजन का संचय होने लगे। अरे जब भाई, मेन देखो, किडनी का काम है नाइट्रोजन को बाहर निकालना। ठीक, किडनी का काम है नाइट्रोजन को बाहर निकालना, तो उस यूरिया को जब वो बाहर नहीं निकाल पाती, तब जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है। ठीक, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तनधारियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन और होमोसाइनिन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रश्न हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक, अब अगला देखिए, श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है। ये दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, बट पहला वाला गलत है। अगला आ जाइए, जब रक्त में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, याद रखिए जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो श्वास की गति क्या होगी? फास्ट हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक, अरे ब्लड का काम है ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना। अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो तेज़ी से क्या करेगा? हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, तेज़ी से उसको पंप करने लगेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगे। श्वसन में एनर्जी जो होती है वो किससे? एटीपी। ठीक, किसके माध्यम से? एटीपी के माध्यम से श्वसन में एनर्जी जो होती है वो जाती है। अगला, ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए, याद रखिए ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन के अणु हैं वो कितने हैं? 0 हैं। अगला, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो
अल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई, ध्यान से सुनिए। जो फेफड़ों में गैसीय सॉल्यूशन विनिमय का जो एल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका है, ठीक, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये AE 2013 के प्रश्न में आया था, बट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है। मतलब जिस सांस को भी हम लोग बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होती है? 4% तक होती है। अब आ जाइए नर्वस सिस्टम। सुई चुभोने पर, देखिए यही प्रश्न आया था, ये कब आया? देखिए 2017 वाले PCS में आया। सुई चुभोने पर कौन से अंग में दर्द नहीं होगा? मस्तिष्क में। अगर खोपड़ी में सुई चुभो दीजिए तो दर्द नहीं होगा। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं रहती हैं, कॉर्निया में ब्लड नहीं रहता। याद रखिए, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त की जो ब्लड की जो शेल्स हैं वो नहीं रहती, वो क्या है? कॉर्निया। अगला, आँख में जब धूल चली जाती है तो उससे कौन सा अंग सूज जाता है और वो गुलाबी हो जाता है? तो वो है नेत्रश्लेमा। क्या है? नेत्रश्लेमा। मतलब जैसी आँख में धूल जाएगी तो साइड वाला जो है वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? नेत्रश्लेमा बोलते हैं हिंदी में। याद रखिएगा, यही सब इंपॉर्टेंट है और यही सब एग्जाम में आने वाले हैं। मनुष्य के आँखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? कोन सेल द्वारा होती है। कौन से सेल द्वारा? कोन सेल द्वारा। मनुष्य के शरीर में जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, थर्मोस्टेट का कहाँ पे वास होता है या कहाँ रहता है? तो हाइपोथैलेमस। याद रखिए, कहाँ पे? हाइपोथैलेमस। 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से। थर्मोस्टेट ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में, ठीक। अगला, प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में किस भाग में? भाई जैसे आदमी को प्यास लगती है, परितृप्ति या प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस कहाँ है? सब कुछ ब्रेन से है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हार्मोन्स का वो करता है, ठीक है ना। जितना सोचने समझने की क्षमता है वो सब कहाँ है? हाइपोथैलेमस से। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वो क्या है? मस्तिष्क। याद रखिए, अगर आपको ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना है तो आपको EEG, अगर आपको हार्ट का रेट समझना है तो ECG। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावित अंग क्या है? ब्रेन। याद रखिएगा, जो जितनी विकिरण होती हैं, जितनी जो विकिरण ऊर्जा होती है उससे कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित? कम प्रभावित क्या होता है? ब्रेन। आँख के रेटिना की कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना? जो कैमरा का परंपरागत जो नेचुरल हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं ना, उससे आँख का कौन सा भाग मैच करता है? तो याद रखिए, फिल्म, ठीक। अगला आ जाइए, और वो क्या? आँखों की रेटिना। ये भी याद रखिए। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा सुप्रभाव्य है? आँख। कुछ भी होगा, सबसे पहले याद रखिए, मनुष्य के अंग में सबसे ज़्यादा तुरंत कौन चीज़ इफेक्ट होगी? सबसे पहले आँख होगी। अगला आ जाइए, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन। देखिए, अगर आदमी का दिमाग ठीक है सब ठीक हो जाएगा। आदमी का दिमाग ही नहीं ठीक है तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर आप विचार करें, ठीक। क्या है? देखिए, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है और दोनों सही बातें कर रहे हैं। अब जरा यहाँ देख लीजिए, ये निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? जो कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है। याद रखिए, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? हृदय से है। गैस्ट्रोलॉजी का संबंध पेट से है और आंत से है। यूरोलॉजी का संबंध है यूरिन से। न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका तंत्र से। फिर से, कार्डियोलॉजी मतलब दिल, गैस्ट्रोलॉजी मतलब पेट, यूरोलॉजी मतलब किडनी और न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन या मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। अब आ जाइए स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डियों के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? लैक्टिक एसिड के। मांसपेशियों में जो थकावट होती है वो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से, ठीक, पायरुविक एसिड में बदल जाता है। देखिए, धीरे धीरे जो जमा हुआ लैक्टिक एसिड है पायरुविक एसिड में बदल जाता है, जिससे थकावट समाप्त हो जाती है। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको रट डालिए, ठीक। अगला आ जाइए, स्टेपीज क्या है? एक अस्थि है। स्टेपीज एक अस्थि है जो कान में पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज। अगला, निम्न पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि निर्माण के लिए नहीं होती? देखिए, हड्डी के लिए ना कैल्शियम ज़रूरी है, विटामिन डी ज़रूरी है, फास्फोरस ज़रूरी है, लेकिन सोडियम ज़रूरी नहीं है। अगला, कौन सा मानव दांत केवल स्थायी दांत विन्यास में प्रकट होता है? तो याद रखिए, चवर्णक। स्थायी दांत में जैसे एक इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, ठीक। याद रखिए, इनमें जो चवर्णक है, चवर्णक का मतलब होता है मोलर, वो जो है वो क्या होता है? स्थायी दांत। पेशी थकान के लिए, जो पेशी का थकान होता है, कौन सा? मैंने बोला ना, अगर जो मांसपेशियों में अगर थकान हो जाए, लिगामेंट में कोई थकावट आपको लग रही है तो उसके लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है? लैक्टिक एसिड,
ठीक। अगला, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जबड़े में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े में पाई जाती हैं। अगला, निम्न में से कौन सा लवण जो होता है मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। आदमी की हड्डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाना है। कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मैंने बोल दिया है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जांग में पाई जाती है, ठीक। इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। सॉरी, मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने पहले वाले को लिगामेंट बोल दिया, मांसपेशी अलग है। लिगामेंट स्नायु, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। क्या है? लिगामेंट मतलब हड्डियों को एक साथ जो पकड़े रहते हैं, इलास्टिक और टिश्यू जो होता है, इलास्टिक टिश्यू उनको बोलते हैं लिगामेंट। अब आ जाता है ब्लड सर्कुलेशन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक गोलाकार, याद रखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ये आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन किस में ज़्यादा होता है? आदमियों में ज़्यादा होता है। गति प्रेरक का कार्य होता है, गति प्रेरक का कार्य होता है, हृदय के स्पंदन को बढ़ाता है गति प्रेरक, ठीक। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बड़ा खतरनाक जहरीली गैस है, आपको पता है, मोटरसाइकिलों के धुएं से यही निकलती है। हीमोग्लोबिन में मिल जाए तो आदमी को निपटा देती है। निम्न रेडियो एक्टिव तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का, ठीक। अगला जाइए, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपको अक्सर दिख जाएगा, साल भर में एक बार जरूर पूछा जाता है। जो हार्ट की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। याद रखिए, हार्ट के लिए पोटेशियम रामबाण है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, कथन एवं कारण। इस टाइप के प्रश्नों को भी आपको हमेशा प्रैक्टिस रहनी चाहिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडल निकाय है जिसमें ऋणवेशित कोलाइडल कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयन की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। बिल्कुल सही है, एक सही है और दूसरा उसका सही, उसका क्या है? कारण है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश, याद रखिएगा, WBC का बनना और RBC का विनाश। जो प्लीहा होता है ना, प्लीहा में ही क्या होता है? RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, RBC प्लीहा में जाके खत्म हो जाती है। और WBC का आकार संरचना याद रखिएगा, WBC बनती कहाँ है? प्लीहा में। और RBC की डेथ कहाँ होती है? वो भी कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। ये है यहाँ तक की बात। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? तो 7.5 से, याद रखिएगा, 7.36 से 7.42 तक, 7.5 नहीं, 7.3 से 7.42 तक, ठीक। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूर है, ठीक। अगला, 7 से कम अगर pH होता है ना तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक होगा। तो इसका मतलब ब्लड जो होता है बेसिक होता है। हीरेपिन जो कि सर्कुलेशन सिस्टम में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है। ये सबसे, मैं आपको बताऊं, मेरी बॉडी में जब प्रॉब्लम हुआ था तो मेरे में ब्लड का क्लॉटिंग हो गया था, इसी वजह से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, ये इसलिए मैं नहीं बोलता। हीरेपिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, किसके द्वारा होता है? तो वो बेसोफिल्स के द्वारा होता है। अगला, माता पिता के रक्त समूह ए या AB हो तो निम्न में रक्त समूह से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? तो याद रखिए, अगर माता पिता के रक्त समूह A और AB हो तो कभी O नहीं होगा, ठीक। ये रक्त समूह का फोटो खींच लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला आ जाइए, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड किससे परिवहन होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंजर्वेटर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर में आ चुका है क्या, कि जो ह्यूमन ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। अगला आ जाइए, निम्न में से श्वेत रक्त कणिका, इनमें में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका भक्षक कोशिका नहीं है? तो इओसिनोफिल्स, याद रखिएगा, इओसिनोफिल्स भक्षक कोशिकाएं नहीं है। निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है? RH प्लस और RH नेगेटिव। अगर कोई पति, अगर पुरुष कोई जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और पत्नी RH नेगेटिव है तो याद रखिए, वो अगर शादी होती है तो कभी बच्चा नहीं जन्म पाएगा, अगर होगा भी तो उसकी डेथ हो जाएगी। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है कार्बोनिक एसिड के रूप में। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाता है? कार्बोनिक एसिड के रूप में। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है? लिम्फोसाइट से इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक। अगला, एक बालक का रक्त समूह AB है तथा पिता का ब्लड ग्रुप O है तो माता का रक्त समूह क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। बालक का AB, पिता का O है तो माता का समूह A या B दोनों हो सकता है, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। याद रखिए, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। एक 70 किलो के भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो 5000 ml होगी, ठीक। ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। रुधिर
में जो धातु रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो वो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में मेटल होता है, याद रखिए। रक्त में शर्करा का रंग स्तर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीमल में, ठीक, DLK में, ठीक। किस एक प्राकृतिक पदार्थ में लौह तत्व विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, RBC में हीमोग्लोबिन होता है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में होता क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक। अगला RH फैक्टर की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, लैंड स्टीनर और वीनर ने, ठीक। अगला रक्त समूहों की खोज करी किसने थी, लैंड स्टीनर ने ही करी थी। अब एक आदमी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको कौन सा, जो कॉमन है याद रखिए, O नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अल्पता से संबंधित है, तो ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो उससे क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर अल्पता से संबंधित है। हृदय कब आराम करता है, दो धड़कनों के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी बार, 1 2 3 4 बार आ चुका है। जो हार्ट है वो कब आराम करता है, दो धड़कनों के बीच में। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सबसे बेहतर है, तो O समूह, O ब्लड ग्रुप वाले आराम से ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अगला आ जाइए, ब्लड में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हीमोग्लोबिन, रक्त में 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को परिवहन करेगा, तो 1.3 ml को। कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन इज नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन। अगला, कौन सा एक सही है, शरीर में सारा ब्लड जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला, मैं आज 200 तक पहुँचाऊँगा। निम्न में रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में होता है, तो रेडियो, याद रखिएगा। कौन सा रेडियो तत्व है जिसका मनुष्य के शरीर में ब्लड के प्रवाह की गति को, अगर हार्ट की रेट को मेंटेन करना है तो पोटेशियम, लेकिन अगर ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है तो सोडियम, याद रखिएगा। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करेगा, थम्बोप्रोटीन। पेसमेकर किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 90 80 120, याद रखिएगा। अगला, मानव कलाई से, यहाँ तक मैं 212 तक पढ़ाऊंगा। पहले, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन क्या करती है, तो उसी पर जिस दर पर, देखिए जैसे आपको कभी आपने देखा होगा डॉक्टर यहाँ पे लगाता है, तो ये नाड़ी कहते हैं। इससे वही ब्लड रेट का जो ब्लड प्रेशर पता होता है जो आपको हार्ट से चल रही होती है। मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 4 कक्षा होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी रहती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी रहती है, ठीक है ना। अगला, अब आ जाता है प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।